द साइंस ऑफ योगा, जो कि एक थियोसॉफिकल एक व्यू पॉइंट है ऑफ योग सूत्र जो पतंजलि के हैं उसके ऊपर। तो हमारा जो योग सूत्र है पतंजलि का, उसके ऊपर हम लोग इन द लाइट ऑफ थियोसॉफी बात करेंगे, क्योंकि गीता है, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, ऐसे पतंजलि की भी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। पतंजलि के सूत्र जो हैं फॉर्मूले की तरह हैं, और उनको किस तरीके से हम देखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है, हमारी स्टैंडिंग क्या है, हमारे बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से हम उनको समझते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर इस किताब का काफ़ी वैल्यू रखती है, क्योंकि ये एक टाइप की किताब है जो मैनुअल है, मैनुअल की तरह। मैनुअल, किस चीज़ का मैनुअल? कि हम जो हमारी इंडिविजुअल लाइफ है, जैसे हम अपने आप को जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं अपने बारे में डिस्क्राइब कर सकता हूँ अपने आप को। तो जब मैं डिस्क्राइब करता हूँ तो मैं अपनी बॉडी और अपने जो मेंटल फीचर्स हैं वो डिस्क्राइब करता हूँ, और वो जो फीचर्स हैं उनको मैंने खुद डिस्कवर करा है बचपन से अब तक। मेरे को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, मेरे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस क्या हैं, मेरे अपने अपने जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैंने डिस्कवर करा है। और वो और मुझे ये भी ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ता है कि जो मैं हूँ वो ख़त्म भी होगा। डेथ इज़ द ओनली परमानेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो हम जानते हैं। बाकी सब चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, मगर डेथ तो होनी ही होनी है। जो ये मेरे को ये जो आ रहा है, अमन जी, जो वॉइस जो बीच बीच में कम होती है ना, वो तब होती है जब लोग ज्वाइन करते हैं तो मुझे उनको एडमिट करना पड़ता है। जब मैं क्लिक करता हूँ एडमिट करने के लिए, उस टाइम पे थोड़ा डिप आता है ऑडियो के अंदर, ये उसकी वजह से है। सो एज पीपल विल ज्वाइन, आई विल हैव टू क्लिक ऑन देयर एडमिशन, तो वो उस टाइम पे आता है, विल हैव टू बेयर विद दैट। जैसे अभी हुआ तो हमारी इंडिविजुअल लाइफ है, ये जो इंडिविजुअल लाइफ है, हमारे जो पहले योगी आए, जो संत महात्मा आए, जिनको हमने सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग्स कहा है, उन लोगों ने कहा कि ये इंडिविजुअल लाइफ इज नॉट द ओनली लाइफ। इनफैक्ट ये एक बहुत छोटी सी झलक है ऑफ द एक्चुअल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। और इस एक्चुअल लाइफ को उन्होंने अलग अलग नाम दिए, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने जीवात्मा कहा, किसी ने कुछ कहा। तो हम लोग जैसे पतंजलि योग सूत्र में उसको पुरुषा कहा है। उन्होंने दो टाइप के पुरुषा कहा है, एक तो जो ईश्वर वाला पुरुष बोला है, और एक इंडिविजुअल को पुरुष बोला है। तो वो बाद में आएंगे इसी सेक्शन में, आगे पुरुषा की बात आएगी। मगर पुरुषा या कॉन्शियसनेस, जिसको अब हम मॉडर्न टर्म्स में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी कह सकते हैं, ये यूनिवर्सल लाइफ, ये जो लाइफ है वो एक्चुअल लाइफ है इन संत महात्माओं के हिसाब से। मगर ये लाइफ जो है यूनिवर्सल, जो सब कुछ जानती है, जो सत्य चित आनंद में रहती है, जो ब्लिसफुल रहती है, जिसको सब नॉलेज होती है, जो ईश्वर तुल्य भगवान की तरह होती है, ये वाली कॉन्शियसनेस और हमारी जो अपनी कॉन्शियसनेस है, जिसे हम अपने आप को समझते हैं इंडिविजुअली, जैसे मैंने कहा ना, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरी बॉडी से और मेरे माइंड से जो रिलेटेड फीचर्स हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, ये जो चीज़, इसको और उस लाइफ के बीच में एक लिंक है। वो जो लिंक है, उस लिंक के बीच में कुछ रुकावटें ऐसी हैं कि हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते, यूनिवर्सल लाइफ। तो हम ऐसे समझ लें कि भाई हमारे पास में पहले ज़माने में जैसे टीवी होता था, तो एंटीना होता था, और जो सिग्नल आ रहे हैं उसके साथ में हम ट्यून कर लेते थे, या रेडियो होता था। अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास में मोबाइल फ़ोन है और एक सर्विस प्रोवाइडर है, और हमारा मोबाइल फ़ोन और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में अगर लिंक ना हो पाए सिम कार्ड के थ्रू, या सिम कार्ड भी है तो कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर से, तो हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं उस सर्विस को, जिससे हम बाकी लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम समझें, हमारी जो इंडिविजुअल लाइफ है, वो उस यूनिवर्सल लाइफ
के साथ में जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को ज्वाइन करने के लिए, उस लिंक के अंदर जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटाने के लिए ये मैनुअल है। ये इस बात में अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो या तो चैट पे क्वेश्चन डाल दीजिए या फिर सवाल पूछ लीजिए मेरे से अभी। पहले जो हमने 10, 11, 12 सूत्र करे उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि योग या ये ज्वाइनिंग, ये कनेक्शन तभी बनता है जब हमारे चित्त के अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो हमारे इस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के अंदर वो ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको इन्होंने वृत्तियां कहा है, वो जब तक हटेंगी नहीं, सप्रेस नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी, तब तक हम वो यूनिवर्सल लाइफ और इस इंडिविजुअल लाइफ को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सल लाइफ में जो व्यक्ति अपनी चेतना, जिसकी अपनी इंडिविजुअल चेतना जैसे हम अपने आप को जानते हैं, जब उस इंडिविजुअल लाइफ की उस यूनिवर्सल लाइफ से कनेक्शन हो जाता है, वो कनेक्शन परमानेंट होता है, नंबर वन। नंबर टू, उस व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। अब वो इंडिविजुअल नहीं रहता, क्योंकि उसको ये क्लियर हो जाता है कि वो एक्चुअली में कौन है। ये इंडिविजुअल लाइफ जैसे हम समझते हैं, जिसको हम थियोसॉफी में पर्सनालिटी कहते हैं, ये पर्सनालिटी तो एक छोटा हिस्सा है उस बड़ी विराट लाइफ का, यूनिवर्सल लाइफ का। और वो छोटा सा हिस्सा सिर्फ इस पीरियड ऑफ इनकारनेशन, ये जो हमारा करंट पीरियड है इनकारनेशन का, जिसमें बॉडी का जन्म हुआ और ये बॉडी की डेथ होगी, इस छोटे से पीरियड का ही हिस्सा है ये इंडिविजुअल लाइफ। मगर ये जो छोटा सा एपिसोड है उस यूनिवर्सल लाइफ के अंदर, वो हमारे को क्लियरली दिखाई दे जाता है। ऐसे ही जो प्रीवियस ऐसे एपिसोड्स थे, प्रीवियस ऐसी जो हमारी इंडिविजुअल लाइफ्स थी, उस यूनिवर्सल लाइफ से जब वो आई थी, वो सबका भी हमारे को नॉलेज आ जाती है। तो हम उसे कहते हैं कि पास्ट लाइफ्स की हमारे को नॉलेज आ गई। तो ये, इसको हम इस यूनिवर्सल लाइफ के अंदर एंट्री लेना, उस इमॉर्टैलिटी को टच करना, उसके अंदर अपने आप को पहुंचा देना, उसके साथ में अपने आप को एक कर लेना और वही हो जाना, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, ये सब के सब एक ही मीनिंग है। मगर ये ग्रेडेड स्टेप्स में होता है, ये एक झटके में नहीं होता है। ये हम धीरे धीरे समझेंगे इस बात को। ये पर्पस है इस किताब का भी और हमारी लाइफ का। हमारी लाइफ का और कोई पर्पस नहीं, क्योंकि सब कुछ तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या फिर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलेंगे समझ के, तो हमारे लिए आसान होगा। अगर यहाँ पर किसी को कोई इशू है, यहाँ तक कोई कोई क्वेश्चन है, तो जरूर अपना माइक को अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए। हाँ राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मेरा सवाल है, अभी आपने कहा कि वो पिछली लाइफ्स का जो ज्ञान है वो नॉलेज हमें आ जाता है, तो हाउ दैट नॉलेज कम्स टू अस इन दिस लाइफ? देखिए, अभी हमारी जो ब्रेन है ना, थैंक यू, हमारी जो ब्रेन है, वो ब्रेन के अंदर जो अभी एक्सपीरियंसेस करंट लाइफ के हैं वो ही रिकॉर्डेड है। और उस ये ब्रेन हमारा ट्रांसमीटर की तरह है, ये इंप्रेशंस लेता भी है बाहरी दुनिया से, और अंदर जो जनरेटेड होते हैं इंप्रेशंस या जो इंटरप्रिटेशन होती है माइंड के अंदर, वो उनको आगे एक्सप्रेस भी करता है इस साइड पे भी, जो हमारी आउटर लाइफ के अंदर दोनों तरफ से काम चलता है इस ट्रांसमीटर का। मगर ब्रेन के अंदर वो नॉलेज जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रीवियस लाइफ्स की, उसको एक्सेस नहीं कर पाती ब्रेन हमारी। उसको एक्सेस करने के लिए हमारे को योग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये योग की प्रक्रिया के अंदर हम उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को टच करते हैं या एंटर करते हैं जहां पर ये सारी स्टोर्ड है। ये जैसे आज की डेट में अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें, क्लाउड के अंदर स्टोरेज है या गूगल ड्राइव में स्टोरेज है। स्टोरेज तक हेलो, पहुंचने के लिए हमारे को एफर्ट लगाना पड़ता है, और वो एफर्ट योग का पार्ट है। मगर मजेदार बात यह होती है कि जब हमारे को वो एक योगी को वो नॉलेज आ भी जाती है, वो मेमोरीज पास्ट लाइफ से आ भी जाती हैं,
तो उसको एक और क्लैरिटी आती है कि ना तो वो ये लाइफ में ये था जो इस लाइफ में वो था, ना वो प्रीवियस लाइफ में वो था जो उन लाइफ में वो था। वो कुछ और ही है, इन लाइफ्स के अलावा भी कुछ और है, और वो एक्चुअल लाइफ उसकी वही है जो यूनिवर्सल लाइफ में उसको मालूम पड़ती है। आपने बार बार सुना होगा ना गीता के अंदर कि कपड़े पहनते हैं, कपड़े उतारते हैं, ये कपड़े इस लाइफ के ही हैं, ये हमारे पुराने कपड़े खराब हो जाते तब उतारते फिर नए कपड़े पहनते, मतलब कि नई बॉडीज को लेते हैं, नए जन्म को लेते हैं, मगर ये कपड़े हैं, ये हम नहीं हैं, हमारे हैं। ये क्लैरिटी इन रियलाइजेशन हो जाती। तो अभी आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया थोड़ा बहुत। हेलो। जी जी। हाँ, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन क्रक्स ये हुआ कि सिर्फ योगा के थ्रू ये सब चीज हम एक्वायर कर सकते हैं। हम एम आई योग करेक्ट? योग का वर्ड, योग का मीनिंग हमने ऐसा लगाया हुआ है कि जो ज्वाइन करता है लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या आउटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विद द इनर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, विद द ओके, इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्सल के बीच में जो ज्वाइनिंग है उसको हमने योग कहा है। करेक्ट। हालांकि देयर आर अदर मेथड्स, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक्स हैं रादर आई शुड से, जिसके अंदर हाँ, थ्रू हिप्नोसिस प्रीवियस लाइफ्स में एंट्री पा चुके हैं लोग, मगर उनके पास प्रूफ नहीं है कि वो एक्चुअली जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज पास्ट लाइफ्स वो एक्चुअल पास्ट लाइफ्स हैं, मतलब इट इज टोटली सब्जेक्टिव। करेक्ट। मगर मगर जब यूनिवर्सल लाइफ में एंट्री होती है और हमारे जो गुरुजन और हमारे से जो सीनियर लोग होते हैं जो कि उस यूनिवर्सल लाइफ में जी रहे होते हैं, उनके साथ में हमारा जब मुलाकात होती है, उस सेलेक्ट ग्रुप जो बहुत छोटा ग्रुप है उनके साथ में हमारी मुलाकात होती है, हम उनसे मिलते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं और साथ में हम अपनी खुद रियलाइजेशन करते हैं, तो हम कंफर्म कर पाते हैं और हम पता कर पाते हैं विद श्योरिटी कि जो हमारी पास्ट लाइफ थी जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक्चुअली पास्ट लाइफ थी। खैर हम इन पे आएंगे आगे चल के। अभी हम अभी तो हमारे को जो बेस है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कई मेंबर्स जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वो पहली बारी आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझाने के लिए मैंने इस पॉइंट को रखा है। ठीक है। तो आगे चलते हैं, धीरे धीरे जो आपके क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत बारी क्या होता है, इनफैक्ट ये हम कह सकते हैं एक योगी की लाइफ में जैसे वो योगी मैच्योर होता है, जैसे उसकी साधना आगे बढ़ती है, मैं यहाँ योगी वर्ड एज अ साधक यूज कर रहा हूँ, एज अ पर्सन हु इज ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। अभी उसने अटेन नहीं करा है, जब वो अटेन कर लेगा तो हम उसको संत महात्मा कह सकते हैं। तो ये योगी है या साधक है, जैसे जैसे वो प्रोसीड करता है आगे, तो उसके अंदर ये मैच्योरिटी आनी चालू होती है। वो जो मैच्योरिटी आती है, उस मैच्योरिटी के अंदर ये जो डिजायर है टू नो द पास्ट लाइफ्स, ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिसॉल्व होना चालू हो जाता है। यू विल बी सरप्राइज कि आज की डेट में हमारे को बड़ी उत्सुकता है, हम बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव हैं कि हमारी पास्ट लाइफ में क्या हुआ, पुराने जमाने में ऐसा क्या हुआ था, हम उसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि हम काफी अटैच्ड हैं अपने करंट लाइफ से, और हम अपनी करंट लाइफ को सोचते हैं कि हमारी करंट लाइफ की ही वो पास्ट लाइफ्स हैं, जबकि हमारी करंट लाइफ की वो पास्ट लाइफ्स नहीं है। हमारी करंट लाइफ तो एक यूनिक है, ये आई थी एग्जिस्टेंस में एक ही बारी और खत्म हो जाएगी, जैसे कि हर एक की शक्ल एक ही बारी आती है, डुप्लीकेट नहीं आता व्यक्ति। फिंगरप्रिंट्स भी एक ही बारी आते हैं, दोबारा ये नेचर के अंदर दोबारा रिपीट नहीं होंगे। ऐसे ये जो लाइफ है हमारी, ये भी दोबारा रिपीट नहीं होगी, जो ये पर्सनैलिटी हमारी बनी है ये भी दोबारा रिपीट नहीं होगी। ये वन टाइम बस हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा जन्म होगा, उस कॉन्शियसनेस जब एक और बॉडी को लेगी, पर्सनालिटी को लेगी जिसने इस बारी लिया है इसको, वो वाला डिफरेंट होगा, एक एडवांस वर्जन होगा। जैसे विंडोज 7 थी, अब विंडोज 10 आ गई, अब आगे चल के कोई और विंडोज 13 या 14 आएगी। ये सारे एडवांस फीचर्स हैं, एडवांस वर्जन्स हैं। तो इस तरीके से जो हमारी जो प्रीवियस लाइफ टाइम्स रहे हैं, हमारी पुरानी जिंदगियां रही हैं, लाइफ्स रही हैं, वो इस पर्सनालिटी के नहीं थी, वो उस चेतना की थी जो यूनिवर्सल लाइफ के अंदर है, जिसने इस बॉडी को, इस माइंड को इस जन्म में लिया है। ये उस इंडिविजुअल पुरुषा की थी। इन थियोसफी वी कॉल दैट इंडिविजुअल पुरुषा एज मोनैड। तो अगर हम इसको समझें, एक ईश्वर है जिसने ये सोलर सिस्टम बनाया,
उस ईश्वर या उस पुरुषा को, जैसे पतंजलि कहेंगे वो पुरुषा है, वो कॉन्शियसनेस है, एक विशाल जाइंट कॉन्शियसनेस है, एक लेटर से मदर नेचर है, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे अंश, उनके अपने बच्चे पैदा हुए, उन इंडिविजुअल बच्चों को हमने इंडिविजुअल पुरुषा का नाम दिया या मोनैड का नाम दिया थियोसफी में। वो मोनैड फिर आगे चलकर इन बॉडीज को अक्वायर करता है या बॉडीज को जन्म देता है, जन्मदाता बनता है, और इन अलग अलग जन्मों का वो एक ईश्वर टाइप का होता है उन अलग अलग बॉडीज के लिए। अब हम इसको और डिटेल में बाद में क्लियर करेंगे, अभी यहीं तक मैं छोड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। पहले राजू, इस पे ये भगवान बुद्ध का क्या कहना है, मैं थोड़ा ऐड हाँ, करूं। बताइए बताइए प्लीज। एक बार भगवान बुद्ध के बहुत ही क्लोज शिष्य माने अरहत अरहत जो कि मतलब बहुत ही ये पहुंचे हुए थे, काश्यप। तो एक बार वो राजगिरी के पिपली गुफा में बैठ करके ध्यान यही कर रहे थे कि मतलब ये उनका ये माने पूर्व जन्म क्या था, आने वाले जन्म में क्या होंगे, और भी लोगों का सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे। तो ये भगवान बुद्ध उस समय वहां पर थे श्रावस्ती में। उनके मन में आया कि जरा देखूं कि मेरा शिष्य काश्यप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने ध्यान से ये देखा कि ये इसी पर विचार कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि फला आदमी का भविष्य कैसा होगा, फला का कैसा होगा। तो फिर उन्होंने उनको प्रकाश भेजा और कहा कि तुम इस पर ऐसो अपना समय व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो, मत करो। ये लोगों का ये भविष्य जानना या व्यक्ति का भविष्य जानना ये सिर्फ बुद्धों का काम है। सबों को इस पर अपनी ऊर्जा को व्यस्त नहीं करना चाहिए। तो ये उन्होंने उपदेश दिया था काश्यप को और कहा कि नहीं, तुम जो अपनी साधना पर ध्यान दे रहे हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि साधना तो इतनी कठिन है, 10 शील जैसे है। 10 शील में अब सोचिए कि अरहत बनने के पहले 10 शील में जब तक 10 पारमिता में जब तक पूर्णता नहीं आती है, आदमी अरहत नहीं बन पाता। जी जी। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। तो जैसे मैं कह रहा था, जैसे ये साधक मैच्योर होगा, उसकी बहुत सारी जो डिजायर्स हैं, जो एक छोटे बच्चे की तरह होती हैं कि ये क्या है, वैसा कैसे हो रहा है, अलग अलग टाइप की जो बच्चों की डिजायर्स होती हैं, वैसी हमारी आज की डेट में डिजायर्स है, वो सब धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी, और उसका वन पॉइंटेड फोकस सिर्फ होगा कि मैं कैसे योग पालूं, मैं ये सेल्फ रियलाइजेशन कैसे कर लूं। खैर, हम इस पे आते हैं धीरे धीरे, और आज हम सूत्र नंबर 17 पे स्टार्ट करेंगे। हमने ये देखा कि पतंजलि ने हमारे को ओवरऑल व्यू दिया पहले, जो 16 सूत्र हैं उसके अंदर, और हमें बताया कि योग क्या होता है। उन्होंने वर्ड इंट्रोड्यूस करा, योग, चित्त, वृत्ति, निरोध, और फिर उन्होंने बताया कि वृत्तियां 5 टाइप की होती हैं। फिर उन्होंने हमारे को बताया कि हमारे पास टूल्स जो होते हैं इन वृत्तियों को काटने के लिए, वो अभ्यास और वैराग्य है। इन सब को डिस्क्राइब करने के बाद में अब वो आगे बढ़ते हैं और एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो टर्म है समाधि। ये हमारे जो टॉक्स हैं, ये सारे के सारे यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी पोस्टेड हैं, और जो जिन्होंने पिछले जो नहीं देखे हैं टॉक्स, जो ये सूत्र पहले 16 सूत्र पे बात करी है, वो यूट्यूब लिंक पे जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। हमारा चैनल है थियोसफी दिल्ली। सो अगर हम यूट्यूब पे जाके टाइप करेंगे थियोसफी एंड दिल्ली, तो ये सारे ये चैनल वो आ जाएगा, उस चैनल पे आप जाके वो लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब हम 17 सूत्र पे आते हैं। तो अब वो कहते हैं कि भाई आपने अभ्यास भी कर लिया, आपने वैराग्य भी कर लिया, और जो तरीका वो बताएंगे आगे चल के कि किस तरीके से अष्टांग योग से हम इस सेल्फ रियलाइजेशन को पा सकते हैं, इस योग को कर सकते हैं, हमारा योग हो सकता है। उसके कड़ी के अंदर वो कहते हैं कि जब व्यक्ति का योग होने वाला होगा, इस योग फलित होने वाला होगा, वो फ्रूटफुल होने वाला होगा, तो क्या घटेगा उस साधक के अंदर, क्या होगा उसके अंदर? उसको उन्होंने बोला है समाधि। तो 17 सूत्र आता है संप्रज्ञाता समाधि। हाँ,
आई विल, हाँ, थैंक यू फॉर म्यूटिंग। वॉइस चली गई। किसी का आ रहा था, उन्होंने म्यूट कर लिया अपने आप। सो संप्रज्ञाता समाधि is that which is accompanied by reasoning, reflection, bliss, and sense of pure being. वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात, संप्रज्ञातः। अब इसको, ये सूत्र अपने आप में बहुत बड़ा सूत्र है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमारे को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो थियोसॉफिकल टीचिंग्स के साथ में जिनका ज़्यादा मालूम नहीं है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, ये यहाँ पे इन्होंने 4 लेवल्स बताए हैं। ये 4 लेवल्स हैं: रीजनिंग, रिफ्लेक्शन, ब्लिस एंड सेंस ऑफ प्योर बीइंग। रीजनिंग को इन्होंने बोला है वितर्क, रिफ्लेक्शन को बोला है विचार, ब्लिस को बोला है आनंद, और अस्मिता को बोला है सेंस ऑफ प्योर बीइंग। ये जो 4 लेवल्स हैं, इनको हम थियोसॉफी के अंदर कहते हैं लोअर मेंटल, हायर मेंटल, बुद्धिक एंड आत्मिक। अभी क्लियर हुआ? कुछ सुनाई दिया था? हिंदी नेम्स, वो संस्कृत नेम्स, विचार, वितर्क, आनंद। वितर्क इज लोअर मेंटल, जहां पे हमारी खूब बातचीत होती रहती है, आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं, हम लोग टू एंड फ्रो चलते हैं, प्रोज एंड कॉन्स ढूंढते हैं। विचार इज हायर मेंटल, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, जहाँ पे हम कुछ बड़े बड़े ऑब्जर्वेशंस को एक कॉन्सेप्ट, एक प्रिंसिपल में जोड़ सकते हैं। फिर आता है ब्लिस या आनंद, इन्होंने कहा आनंद, उसको इंग्लिश में हमने कहा ब्लिस बिकॉज देयर इज नो अदर वर्ड फॉर आनंद। उसको थियोसॉफी में कहा है बुद्धिक लेवल। बुद्धिक लेवल वो लेवल है जहाँ पे यूनिवर्सल लाइफ में एंट्री हो जाती है, वो रियलाइज कर लेता है कि ही इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग। एंड द लास्ट दैट ही सेड इज अस्मिता, सेंस ऑफ प्योर बीइंग। सेंस ऑफ प्योर बीइंग में जो इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे होता है, वो उस व्यक्ति को लगता है तत्वम तसी, जो यूनिवर्सल, जो उपनिषद के अंदर कहा गया है कि यूनिवर्सल लाइफ, पहले तो उसे लगता कि आई एम इन एवरीथिंग, फिर बाद में उसको लगता आई एम जस्ट अ स्मॉल पार्ट, कुछ भी नहीं हूं मैं, सब कुछ ही यूनिवर्सल लाइफ है। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडेशंस हैं हायर रियलाइजेशंस के। ये क्लियर हुई बात कुछ? यस, ओके, यस। सो अब ये पतंजलि कहते हैं कि जैसे साधक आगे बढ़ता है, साधक क्या करता है? अपनी वृत्तियों को खत्म करता है। तो जैसे अपनी वृत्तियों को वो खत्म करता है, तो उसको वृत्तियां धीरे धीरे उसकी फिनिश होनी चालू होती हैं, उसका माइंड जो है वो पीसफुल होना चालू होता है, सेटल्ड हो जाता है और स्टेबलाइज हो जाता है, वन पॉइंटेड हो जाता है, फोकस उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति के अंदर अब जो एंजाइटी, इरिटेशन, बहुत सारी सी चीज़ें जो उसको आराम से हिला देती थी, अगर हम अपने आप को एक छोटी सी शिप माने, छोटी सी बोट माने, और टर्बुलेंट वाटर के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, तो हम कहते हैं ना, उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, फलाने कंडीशन की वजह से मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, ये जो क्लाइमेट है इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। मतलब मेरी डिस्टर्बेंस के कारण 1000 हैं और सारे मेरे से बाहर। तो ये जो एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब चलता हूँ, वो एनवायरनमेंट से जो डिस्टर्बेंस उसको होती थी सब खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस खत्म हो जाती है, मगर उस व्यक्ति के अंदर डिस्टर्बेंस खत्म हो जाती है, वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि उसकी वृत्तियां खत्म हो रही होती हैं। वृत्तियां हमने पहले समझा था कि वो डिस्टर्बेंसेस होती हैं सारी। 5 टाइप की जो वृत्तियां होती हैं: राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, इमेजिनेशन, स्लीप एंड मेमोरी। ये पांचों से जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं, वो सारी की सारी अब सेटल होना चालू हो जाती हैं। जैसे वो सेटल होना चालू होती हैं, वो व्यक्ति का माइंड एकदम वन पॉइंटेड फोकस होना चालू होता है। उसके माइंड की जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, डिसमिनेट हो रही थी, और जो बिल्कुल स्कैटर्ड थी, वो सारी की सारी अब एक जगह पे वो इकट्ठी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक
जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी 5 टाइप के मन की, जो विक्षिप्त स्टेट के अंदर उसका मन था, अब एकाग्र होना चालू हो जाता है और एकाग्र से आगे चल के अब निरुद्ध की स्टेट पे आना चालू हो जाता है। ये जो मन है ऐसे साधक का, जो वो फोकस उसके ऐसा हो जाता है तो वो उसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली पीस आ जाता है। इसको, क्योंकि शरण जी बुद्धिस्ट लिटरेचर से बहुत वाकिफ हैं, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में कुछ उन्होंने लेवल्स लिखे हैं एक जगह पे, जहाँ पर बहुत सारे मेडिटेशन के अलग अलग पॉइंट्स बताए गए हैं कि जॉय अराइज होता है अपने आप अंदर से, एक जॉय अराइज होता है, एक ब्लिस अराइज होती है, एक आनंद अंदर से आता है। वो हम कभी किसी और टाइम बात करेंगे उसके बारे में। वो विमुक्ति मार्ग और कुछ ऐसी एक दो किताबें हैं, उसके अंदर पूरा मेडिटेशन और उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा हुआ है। तो ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के अंदर पीस और जॉय और स्टेबिलिटी आनी चालू होती है। उस व्यक्ति को जो बाहर की जो कंडीशंस हैं वो हिला नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति अब फोकस कर सकता है, एक जगह बैठ सकता है, ध्यान लगा सकता है और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को लेके उसके ऊपर वो मेडिटेट कर सकता है। जब वो एक ऑब्जेक्ट को लेके उस पर मेडिटेट करता है, उस पर ध्यान लगाता है, उसी को फोकस बना के रखता है और उस फोकस को अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी अटेंशन, अपनी अवेयरनेस में बना के रखता है, तो उसी के ऊपर जो वो उसी को फोकस रखता है तो वो उसके साथ में एक हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट के साथ में वो एक हो जाता है, मतलब कि वो और ऑब्जेक्ट ही बचते हैं और कुछ नहीं बचता, और वो भी अब ऑब्जेक्ट के साथ में हो जाता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही बचता है। जब उसकी मेडिटेशन में ये वाला एक्सपीरियंस आ जाता है तो इसको कहते हैं संप्रज्ञाता समाधि। समाधि मीनिंग जहां पे उसको हायर लेवल की अवेयरनेस आ गई है उस ऑब्जेक्ट जिस पे वो फोकस है उसके बारे में। समाधि के भी अलग अलग ऑथर्स ने बहुत अलग अलग मीनिंग्स निकाले हुए हैं। हम यहाँ पे जो पतंजलि का मतलब है वो समझते हैं। पतंजलि कहते हैं जब साधक एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है और उस ऑब्जेक्ट के साथ में उसका ध्यान लग जाता है, ध्यान लगने के बाद में सिर्फ ऑब्जेक्ट रह जाता है और वो रह जाता है और वो भी खत्म होकर सिर्फ ऑब्जेक्ट रह जाता है, वो भी लीन हो जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर, इसे कहा है संप्रज्ञाता समाधि। यहाँ तक अगर क्लैरिटी है, सब कुछ समझ में आया है तो मैं आगे चलता हूँ, अदरवाइज वन कैन क्लैरिफाई। हेलो, am I audible sir? एक्चुअली अभी आपने जो चीज बताई कि ऑब्जेक्ट एक हो जाता है, मतलब जो भी साधक होता है ऑब्जेक्ट और वो एक हो जाते हैं, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, मतलब ऑब्जेक्ट इन द सेंस। थैंक यू आपका। देखिए क्वेश्चन से ही मालूम पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज मुझे पता नहीं कि लोगों को क्या समझ में आ रहा है। जब हम सामने बोलते हैं ना, व्हेन वी टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल, देन आई कैन सी द फेसेस एंड आई नो कि किसको क्या क्या समझ में आया है, बट हियर आई कैन ओनली सी माई सेल्फ। so it's a good question. I'll tell you. I'll give you the example. थैंक यू मैं सो मच। एग्जाम्पल देता हूँ रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस भाव समाधि में चले आते थे। भाव समाधि के अंदर क्या होता था, सिर्फ जो देवी थी, जो माँ थी, वही रह जाती थी, वो उनके साथ में उनका वननेस हो जाती थी, उनके साथ में वो जुड़ जाते थे, तो वो सिर्फ वही रहती थी और कुछ नहीं रहता था, तो वो एकदम ट्रांस में चले जाते थे, एक तरीके से वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो जाते थे, उनकी बॉडी That is एकाकार, एकाकार होना। ये एकाकार होता था। और इस एकाकार के अंदर ही इसको थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़ा अगर अलग अलग महात्माओं के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये बड़ा समझ में आ जाएगा कि एकाकार कैसा होता है ऐसे। तो ये एकाकार जब होता था उस ऑब्जेक्ट के साथ में जिस पे वो फोकस कर रहे हैं, जिसके साथ उन्होंने रिलेशनशिप बनाया है अपना थ्रू मेडिटेशन, ध्यान लगा के, तो भक्तों के अंदर, जैसे मीरा का कृष्ण के साथ होता था, भक्तों में तो समझ में आती बड़े आराम से बात एकाकार, कि किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ में आपने एकाकार कर लिया अपना, मगर किसी ऐसी ऑब्जेक्ट के साथ में जो कि नॉन लिविंग टाइप का हो, उसके साथ में कैसे एकाकार होगा। वो भी होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम मानते हैं कि कॉन्शियसनेस है, हर एक, एवरी ऑब्जेक्ट इज लिविंग एज पर थियोसफिकल
टीचिंग्स और जो पुरानी ट्रेडिशनल टीचिंग्स हैं, हर एक चीज में लाइफ है। लाइफ का मतलब मोशन। कोई भी चीज हो, कोई पत्थर भी पड़ा, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में है, उनके अंदर भी लाइफ है, मगर वो एक ऐसे दायरे में बंधे हुए हैं कि वो अपना सेल्फ जो उनका मोशन है अपनी तरफ से वो इनिशिएट नहीं कर सकते, तो वो पड़े रहते हैं ऐसे। प्लांट्स भी एक जगह पे खड़े रहते हैं, वो अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं कर सकते वो मोशन। एनिमल्स कर सकते हैं और हम कर सकते हैं, तो हम लोग पहचानते हैं लाइफ को थ्रू मोशन। तो ये जो मोशन है, जिसको हिंदू लिटरेचर में, सनातन में गति बोला है, जिसके अंदर भी गति है उसके अंदर लाइफ है। और ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें जो कुछ सिस्टम है, सब में गति है, कोई ऐसी चीज है जिसमें गति ना हो। तो ये जो लाइफ, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर भी कोई व्यक्ति उसके साथ में इसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करता रहता है, तो वो ऑब्जेक्ट ही बचता है, उस ऑब्जेक्ट के साथ में एकाकार हो जाता है। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर हम अच्छे लें, जैसे किसी महात्मा का हम लें फोटो, चित्र लें, या हमारे कोई जितने हिंदुओं के अंदर देवी देवता हैं उनके लें। आपने देखा होगा कितनी देवी देवताओं के बकायदा मूर्तियां प्रॉपर उनको डिस्क्राइब करा गया है, पर्सोनिफाई करा गया है, उनके ऊपर अलग अलग चालीसाएं, आरतियां, सब कुछ लिखी गई हैं ताकि लोग फोकस कर सकें अपने आप को। तो जब हम फोकस कर सकते हैं और एकाकार कर लेते हैं, तब जाकर एक ऐसे पॉइंट पे वो साधक पहुंचता है जहां सिर्फ वो ऑब्जेक्ट रहता है। इसको इन्होंने कहा है संप्रज्ञता समाधि। ये बहुत हाई स्टेज है, इस स्टेज तक पहुंचना आसान काम नहीं है, मगर ये यही है जो फर्स्ट स्टेप। वृत्तियों को हटाते हुए इस प्रैक्टिस, जैसे आगे बताएंगे कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसका फॉर्मूला देंगे, आगे चलकर यहाँ तक पहुंचना है। ऑब्जेक्ट क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट तो एक माध्यम है जिसके थ्रू हम फोकस कर सकते हैं। अगर अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट है, हमारी अपनी पर्सनल फिलॉसफी और अंडरस्टैंडिंग से वो मेल खाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप हरप्रीत जी, आप अगर सिख हैं, आपको गुरु नानक Yes. की फोटो बहुत पसंद है, आप गुरु नानक जी पे पूरा फोकस करिए, क्योंकि आपके यहाँ मूर्तियां तो होती नहीं है। आप उनकी फोटो हम्म, पे पूरा फोकस करिए, उनके साथ में एक रिलेशनशिप बनाइए, और अपनी चेतना में जब आप बैठते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचिए, उन्हीं के बारे में। हम आगे बात करेंगे कैसे इसको काम करना है, कंसंट्रेशन कैसे करनी है, फिर मेडिटेशन कैसे करना है, मगर सिर्फ जब वही रह जाए और कुछ ना रहे, तब आप सोचिए, तब आप संप्रज्ञता समाधि में पहुंच गए। अब ये, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है जो हम कर रहे हैं, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये हम मेंटल लेवल पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक पिक्चर को बना सकते हैं। हम अपने माइंड में पिक्चर ही तो बना रहे हैं, हम एक इमेज बना रहे हैं अपने माइंड के अंदर। इस लेवल को वितर्क बोला इन्होंने। ये जो सूत्र है, इस सूत्र के अंदर इनका जो पहला वर्ड है वो है वितर्क। यहाँ पे रीजनिंग है, यहाँ पर इसको पुराने में रूप भी बोला गया है, ये रूप जगत है। तो इसके अंदर एक रूप या एक हम शेप हमारे यहाँ पे बनती है। ये जो शेप है, ये जो रूप है, इस रूप के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं और इस संप्रज्ञता समाधि पर हम पहुंच जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट, जैसे हम कहेंगे फर्स्ट क्लास है, समाधि की पहली क्लास है। उसके अंदर जो पहला पार्ट है वो ये है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। राजू, मैं कहना ओके राजू, ओके, हेलो। आप प्लीज हाँ, कंटिन्यू। मैं कहना चाह रहा था, हरप्रीत जो सवाल कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल जब ध्यान में आएंगे तो अपने आप समझ पाएंगे। उसके बिना कितनी कितनी थ्योरी बता दो, ये नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए इनको प्रैक्टिकल ध्यान में जाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं समझ पाएंगे। कोई बात नहीं हरप्रीत जी, आप जरूर समझ हाँ, पाएंगे। पहले थोड़ा हम मैप समझ हाँ, लेते हैं। हम एक हाँ, नए, जैसे हम नए शहर में आते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम ऐसे किसी शहर में गए, मान लीजिए हम कभी भी लेट अस से हम कभी भी गुड़गांव नहीं गए, ऐसे मान के चलें। गुड़गांव के अंदर हम कभी नहीं गए, अगर हमारे को अचानक पहुंच जाए तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हमारे पास में मैप है, एक मैप तो सिर्फ एक ओवरऑल एक पिक्चर है, उस पिक्चर में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, मगर मैप इज़ नॉट द लैंड। मैप तो एक गाइड करने का इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ही ये जो बुक्स हैं और जैसे ये टॉक्स हैं, ये सिर्फ एक गाइडेंस का माध्यम है जिससे हम अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन के अंदर लेके जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा, एक्सपीरियंस
मैच्योरिटी तभी आएगी जब वो प्रैक्टिस करेगा। इसलिए ये जो योग सूत्र पतंजलि है, ये मैनुअल है, ये एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। जैसे जैसे हम चलना स्टार्ट करेंगे, मगर चलने से पहले हमें समझना भी पड़ेगा ABCD क्या है, मैनुअल को रीड कैसे करते हैं। तो हम रीडिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं चलने के तरीके क्या है। तो ये जो लेवल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट समाधि के फर्स्ट पार्ट का जो बात कर रहे हैं, कि हम एक पिक्चर बनाते हैं, अपनी अवेयरनेस में रखते हैं, अटेंशन में रखते हैं। जैसे हम अगर खाली बैठे हैं आंखें बंद करके, हमने कोई ऑब्जेक्ट के बारे में सोचा, वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उस सब्जेक्ट के बारे में सोचा, उसको हमने क्लियरली अपने माइंड में उसको पिक्चराइज करा और उसी के ऊपर सिर्फ फोकस करा। जब हम उसके ऊपर इतना फोकस करेंगे कि बस वही रहे और कुछ ना रहे, इसे कहते हैं संप्रज्ञात समाधि एट द लेवल ऑफ लोअर माइंड या लोअर मेंटल लेवल, जो इसको इन्होंने वितर्क लेवल कहा है, रीजनिंग लेवल कहा है, या जहाँ पे बन सकता है object। ये जो पहला लेवल है संप्रज्ञात समाधि का, आवाज कट गई वो ये पूरा दोबारा बोल दीजिए, और शायद किसी का माइक म्यूट नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। हरप्रीत अपना माइक म्यूट कर लो, जो जिसने अपना माइक म्यूट नहीं करा प्लीज कर लीजिए, थैंक यू। अभी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ अब क्लियर है, पर वो पुराना वाला सारा मिस हो गया। कहाँ से? संप्रज्ञात समाधि एट द फर्स्ट लेवल, एट द लेवल ऑफ द लोअर माइंड में क्या आपने? हम इसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि एट दी फर्स्ट लेवल, वितर्क लेवल, लोअर माइंड के लेवल पे, क्योंकि ये रीजनिंग लेवल है जहां पे हम रीजन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को पिक्चराइज कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को पिक्चराइज कर सकते हैं, इसको इन्होंने वितर्क बोला है, जहाँ पे तर्क वितर्क होंगे। देखिए इतना आसान नहीं है। हम अभी आप ये जो सेशन खत्म होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा, पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, कोई भी अपना मोबाइल फोन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और उसी को पिक्चराइज करिए अपने माइंड में, आंखें बंद करके एक पोस्चर में बैठ के, तो आप पाएंगे कि भाई वो वहां से भाग जाता है। फिर उसी के बारे में कई बार हम सोचना चालू कर देते हैं। हम कुछ ना कुछ उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इधर उधर, अगर हम रुक पाए उस ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट भी आराम से टिकता नहीं है। ये वहां पे इमेजेस इमेजेस बनती रहती हैं। ये जो इमेजेस बनती रहती हैं, जो हमारे को डिस्ट्रैक्ट करती हैं या हमारे को कहीं और ले जाती हैं, ये सब एट द लेवल ऑफ लोअर मेंटल, जो थियोसफी में कहते हैं लोअर मेंटल लेवल पे हो रहा है, या इसको इन्होंने वितर्क कहा है। तो ये शब्द अब समझ में आएगा जब सूत्र पढ़ेंगे कि वितर्क को क्यों इन्होंने बोला वितर्क। यहाँ पे पहले लेवल पे, वितर्क के लेवल पे, जब हम समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, इसे कहते हैं संप्रज्ञाता समाधि, टू बिकम वन विद दैट ऑब्जेक्ट। इसको अभी हम ऐसा समझ लें। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। ये इस ऑब्जेक्ट के साथ में जब वननेस हो जाती है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाना होता है या नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है, और उस लेवल को इन्होंने कहा है असंप्रज्ञाता समाधि। असंप्रज्ञाता समाधि 18th सूत्र के ऊपर आएगी अभी, मगर मैं अभी से समझाता हूँ दोनों सूत्रों को मिला के। संप्रज्ञाता समाधि तो हुई, हमने ऑब्जेक्ट के साथ में एकाकार कर लिया। असंप्रज्ञाता समाधि होगी जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं, मगर हमारा फोकस वहीं रहता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। हमारी अवेयरनेस है, हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ में हम वन हो गए। अब हमारे को ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना है, ऑब्जेक्ट को खत्म कर देना है, ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, जब वो ऑब्जेक्ट हट जाएगा, तो हमारे जो माइंड के अंदर, जो हमारा चित्त है, उसके अंदर जो फोकस है, जो एनर्जी है, जो वहां पे लगी हुई थी, वो एज इट इज रहेगी, माइनस द ऑब्जेक्ट। इसको कहा है असंप्रज्ञाता समाधि। रामकृष्ण परमहंस के लाइफ के अंदर ऐसी स्टोरी आती है, और ये स्टोरीज के माध्यम से ही मालूम पड़ती हैं ये चीजें, क्योंकि उसके बिना थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। जब उनको संप्रज्ञाता समाधि तो हो जाती थी, वो देवी माँ के साथ में एकाकार उनका हो जाता था, वो ट्रांस में चले जाते थे, और ट्रांस में जाने के बाद में वो अपनी सुध बुध खो देते थे, तो वो भाव समाधि में लग जाते थे। इसको भाव समाधि भी कहते थे। उनके शिष्य भी समझ जाते, क्योंकि वो एक ही जगह ऐसे खड़े रहते थे और पूरे के पूरे उसके अंदर लीन होते थे, मगर इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।
इसके आगे नहीं जा पा रहे थे। और ये अपने आप में इतना ब्लिसफुल स्टेट है कि व्यक्ति का मन भी नहीं होता आगे जाने का, क्योंकि मन तो खत्म हो गया, वो तो ऑलरेडी वननेस हो गई है उसकी उस ऑब्जेक्ट के साथ में, और इट इज अ वेरी ब्लिसफुल स्टेट। और उस व्यक्ति के अंदर कोई भी ऐसा कोई डिजायर नहीं रहता कि भाई वो कुछ और करे। मगर अगर उसको पता है द पाथ ऑफ योगा, अगर उसने मैनुअल पढ़ी है और मैनुअल के हिसाब से चल रहा है, तो उसको अब मालूम है कि नेक्स्ट स्टेप पे आगे जाना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। ये ऐसे है जैसे कि हम एक ऐसे जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे लेट अस से गोल्ड माइन, सोने की एक माइन है जो इसके अंदर सोना कभी खत्म नहीं होता, हमारे को वो डायरेक्शन मिली हुई है, वो सेल्फ रियलाइजेशन है, वो टारगेट है, हम वहां तक जा रहे हैं। और बीच में हमारे को बहुत बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी मिलती है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं, शॉप्स मिलती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जहाँ पे हमारे को लोग बोलते हैं ये आप ले लीजिए और आप यहाँ पे उसको रखिए और राजा की तरह रहिए, पूरा का पूरा देश हमारे को हमारे नाम हो जाता है। तो क्या हम रुकेंगे? बड़ा मन करेगा रुकने का। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये अलग अलग तरीके से ये डिस्ट्रैक्शंस भी स्टोरीज में आती हैं, जैसे जीसस की लाइफ में आती हैं कि डेविल आया, डेविल ने बोला जो तू मांगेगा भैया मैं तुम्हारे को दे दूंगा। बुद्धा की लाइफ में आया, मारा आए, मारा ने बोला जो तुम्हें चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। तो ये सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। वैसे ही ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है जो ब्लिस आती है संप्रज्ञाता समाधि के साथ में, व्यक्ति वहां पे रुक सकता है अगर उसको पता नहीं कि आगे जाना है। तो रामकृष्ण परमहंस के साथ में भी ऐसा हुआ, और रामकृष्ण परमहंस जो थे वो रुके हुए थे यहाँ पे। कहानी ऐसे कहती है कि एक और, देखिए मदर नेचर फिर कोई ना कोई तरीके से, प्रकृति जो है अपने तरीके से फिर एक हेल्पर भेजती है। तो एक संत आए, उन्होंने आगे बताया कि भाई देखो ये देवी माँ से आगे जाना है तुम्हारे को और ईश्वर में लीन होना है। तो वो उनको तो समझ में नहीं आ रहा था रामकृष्ण को कि भाई कैसे जाएं, क्योंकि देवी माँ आती है उनके बाद उनके हाथ पैर सब फूल जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, और वो इतने खुश होते हैं कि वो कुछ उनको करना भी नहीं चाहते। तो वो तोतापुरी ने जैसे हमारे को कहानी समझाई जा रही है कि वो कहते हैं कि जैसी देवी माँ नेक्स्ट टाइम आए तुम तलवार उठाओ और उनको काट दो। दीज आर ऑल सिंबॉलिक वेज ऑफ सेइंग कि उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो। जब ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हैं और आपका फोकस वहीं बना रहता है, इसे कहा है असंप्रज्ञाता समाधि। असंप्रज्ञाता समाधि मीन्स द पर्सन is at that same point minus the object, पूरा फोकस उसका वहां पे, मगर ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। ये है असंप्रज्ञाता समाधि। अगर यहाँ पे कोई क्लैरिटी किसी को चाहिए तो प्लीज बताइए। सो बेसिकली ये जो आप बता रहे हैं ये बेसिकली निराकार ध्यान जिसको बोलते हैं वही चीज है। इस तरीके से समझिए, बिल्कुल। इसके अंदर आकार कोई नहीं है, मगर वो निराकार और इस ध्यान में फर्क है, क्योंकि आगे चलेंगे तो वो भी समझ में आएगी बात कि निराकार वर्ड यूज क्यों नहीं करना चाहिए यहाँ पे। जैसे मैंने कहा ना, हम लोग जब हम वितर्क की स्टेज पे एक रूप बना सकते हैं, हम लोग एक ऑब्जेक्ट की शेप, हम हमारे सामने तो ऑब्जेक्ट्स ही हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट हम, हमारी अभी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम किसी विदाउट ऑब्जेक्ट कोई चीज क्या कोई शेप नहीं है, इमेज नहीं है, हम उस पर फोकस नहीं कर सकते। जैसे कि आपके रिलीजन में सिखिज्म के अंदर जो ईश्वर है उसका कोई स्वरूप नहीं है, मुस्लिम रिलीजन में कोई अल्लाह का स्वरूप नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति उस पे फोकस करना चाहता है तो किस पे फोकस करे? जैसे वो फोकस करना चाहेगा, आंखें बंद करेगा, कुछ ना कुछ उसके आंखों के सामने आता रहेगा, तो वो बच नहीं पाएगा, उसके लिए बड़ी मुश्किल आएगी। तो जो ये सनातन धर्म है और जो दूसरे अलग अलग धर्म है, उन्होंने कोशिश करी कि इस स्टेज को पार करने के लिए उन्होंने ऐसे अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स दे दिए कि आप उनको वन बाय वन सीढ़ी बनाते हुए आप आगे जा सकते हैं। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को लेके उस स्टेज पे पहुंचना है जहां पे वो ऑब्जेक्ट को हमारे को ड्रॉप कर देना है। जब हम उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसे असंप्रज्ञाता समाधि कहिए। अब कोई भी व्यक्ति कुछ और आगे नहीं कर सकता, वो साधक के हाथ में इतना ही है, इसके आगे साधक कुछ और नहीं कर सकता। मतलब कि एफर्ट यहाँ पे मैक्सिमम एफर्ट यहीं तक कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। अब आगे मेडिटेशन या जो भी प्रोसेस है उसका यहाँ पे खत्म हो जाता है। दिस इज द मैक्सिमम। अब क्या होगा? अब अपने आप होगा जो होगा।
द पर्सन इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ कॉन्शियसनेस। अपनी जो चेतना, जो लोअर मेंटल लेवल, जो हमारा माइंड है, उसके एज पे है। उस एज से आगे का जो नेक्स्ट लेवल है, जिसको हमने हायर मेंटल कहा है, जिसको कॉजल लेवल भी कहा है, जिसको जो है विज्ञान, उसको मैं छोड़ देता हूँ वेदांतिक क्लासिफिकेशन को। इस आगे वाले लेवल पर एंट्री जो एक्सक्यूज मी आया, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट को छोड़ना क्या इतना आसान है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने सुना है कि भाई रामकृष्ण परमहंस के आज्ञा चक्र पर भी प्रहार हुआ था, 3 दिन भूषित हुए थे। ऐसे बुद्ध में भी मार का प्रहार हुआ था, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट को छोड़ पाया था। तो क्या ये इतना आसान है कि कैन वी लीव द ऑब्जेक्ट सो इजीली? देखिए, इजीली है कि नहीं है, ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। इसके लिए कोई यूनिवर्सल, क्योंकि ये दिस होल प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट, और व्यक्ति की मेच्योरिटी और वो कहाँ पे है, उसके अपने हेल्पर्स कौन से हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पे और डिपेंड करता है। मगर इस स्टेज पे पहुंच जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, तो जब ये नॉलेज हमारे पास में होती है, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि भाई हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ में हम जिस सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वहाँ पे एडवांस स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस के लिए तोतापुरी जी आए, हाँ, तो वो आए, जब वो देखा कि भाई ये तो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो परमहंस तो नहीं गए ढूंढने के लिए किसी को। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हेल्प आ जाती है ऑटोमेटिकली। ये पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में हम अभी ना सोचे तो अच्छा है, क्योंकि नेचर ने तो आगे प्रोग्रेस करवाना है, चाहे वो इजीली हो चाहे वो डिफिकल्ट हो, काम तो हमें करना है। ये इस तरीके से बात आपने करी कि अगर हम ऐसा कहें कि भाई एक व्यक्ति जो कि जॉब करता है और उसकी फैमिली भी है, तो क्या वो संप्रज्ञता समाधि भी पालेगा आसानी से? उसके लिए तो और मुश्किल है, क्योंकि उसके पास में फुल टाइम जॉब है, फिर सेकंड उसके फैमिली भी, लाइफ भी है। तो वो कब टाइम निकालेगा इस टाइप की साधना करने के लिए? एक दूसरा व्यक्ति है जो कि ऐसा पैदा हुआ है, उसको फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, उसने फैमिली अपनी क्रिएट नहीं करी है, तो उसका पूरा टाइम ही टाइम है, या वो सन्यासी बन गया है, तो उसके बाद टाइम ही टाइम है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, और वो एफर्ट, इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे कि बिकॉज ये आगे आएगी बात। ये अभी इनफैक्ट 20th सूत्र पे आएगी कि एक सक्सेसफुल योगी के अंदर और कौन से लक्षण होने चाहिए, कौन सी और उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए और जल्दी से सक्सेस पाने के लिए, वो आएंगे, हम आएंगे उसके ऊपर भी। 4 चीजें उन्होंने बताई हैं। तो अभी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लोअर माइंड है, जहाँ पे हम लोग एक इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे संप्रज्ञता समाधि होती है, फिर असंप्रज्ञता समाधि होती है, फिर वो व्यक्ति इस लेवल को क्रॉस करके एक नया लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करता है। उस नए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हमने थियोसॉफी में हायर मेंटल लेवल कहा है, या कॉजल लेवल भी कहा है। और इसको, इनको, ये इस लेवल को पतंजलि कह रहे हैं विचार, विचार का लेवल। जब ये तो कॉन्शियसनेस के लेवल पे कह रहे हैं, आगे जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा साधना पद, उसके अंदर वो गुणों के हिसाब से भी कहेंगे, और उसमें वो कहेंगे अविशेष। तो खैर मैं ये बता देता हूँ, ये जो हायर मेंटल लेवल है, इसके अंदर आकार नहीं बनेगा, रूप नहीं बनेगा, इसे अरूपा लेवल भी कहा है। जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे निराकार, यहाँ पे जो थॉट्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स का मतलब ऐसा होता है जो हम प्रिंसिपली समझते हैं, एक लॉ होता है, एक रूल होता है, उसको हम समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थॉट कैसा होता है? देखिए, हम अगर हम कहें ट्राइंगल के क्या फीचर्स होते हैं, ट्राइंगल इज एन एब्स्ट्रैक्ट थॉट। एक वर्ड है ट्राइंगल, ट्राइंगल इज ए वर्ड। व्हाट इज अ वर्ड? अ वर्ड ट्राइंगल इज ए सिंबल। वो सिंबल हमारे मन के अंदर क्या लेके आता है? एक शेप।
वो शेप क्या होती है, जिसको हम ट्राइंगल कहते हैं, एकदम आ जाती है हमारे अंदर। तो वो जो शेप है, उस शेप के कुछ फीचर्स होंगे, तभी उसको हम ट्राइंगल कह सकते हैं। उसकी 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल होंगे, तीनों एंगल बराबर जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्रीज होंगे। कोई भी 3 साइड का शेप जिसके एंगल 180 डिग्रीज को बनाते हो, उसको ट्राइंगल कहते हैं। इतना बड़ी बात को एक वर्ड में हमने कवर कर लिया, ट्राइंगल, फिनिश। करा कि नहीं करा? ऐसे ही मदर, फादर, टीचर, क्लास, वर्ल्ड, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हैं जो हम यूज करते हैं, डे टू डे यूजेस करते हैं, बिकॉज दे सिग्निफाई ए पर्टिकुलर वैल्यू, ए नंबर ऑफ वैल्यूज जॉइन टुगेदर विच हैव ए कॉमन थ्रेड, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थॉट, जिसकी अपनी कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होती। अब मैं फिर से समझाता हूँ। ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मेरा मोबाइल फोन है। जब मैं इस मोबाइल फोन को देखता हूँ तो मुझे मालूम है ये मेरा मोबाइल फोन है। इसको मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि ये कंपनी है, इसका ये शेप है, इसका ये साइज है, इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये प्रॉपर्टीज हैं, इसको कहाँ पे इसके बटन्स हैं, ये सब मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। उसका कलर क्या है, सारा कुछ, वेट कितना है, सारा कुछ डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ये एक इंडिविजुअल फोन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये रूप थॉट है। ये जब इमेज बनेगी हमारे माइंड में तो इस पर्टिकुलर की बनेगी जब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ तक क्लियर है? जैसे मैं अगर नरेंद्र मोदी को डिस्क्राइब करूं तो नरेंद्र मोदी की पिक्चर हमारे माइंड में बनेगी, ऐसे ही इस मोबाइल फोन की बनेगी। ये जो पिक्चर है ये लोअर मेंटल लेवल पे बनती है, जिसको वितर्क लेवल कहा है इन्होंने। अब अगर मैं बोलूं आपको सिर्फ मोबाइल फोन, कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है, तो आपको क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में कि मोबाइल फोन है, मतलब कि एक फोन है इनके पास में। हमें नहीं पता कौन सा टाइप का फोन है, पर फोन है। फोन आपको क्लियर हो जाएगा कि फोन है। अब आपका मन जो मर्जी उसको बना ले, मगर आपको मालूम पड़ गया फोन है। ऐसे में बोलूं प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर वर्ड जो है उससे हमें मालूम पड़ जाता है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं। तो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसकी इमेज क्रिएट होती है, वो होता है वितर्क लेवल पे। और जब हम एक कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं, एक आइडिया की बात करते हैं, जब हम एक एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो वो हम एक हायर लेवल पे आते हैं। उसको बोला है हायर मेंटल लेवल। यहाँ तक क्लियर है? यस। एक ज्वेलरी वाला जी था, ज्वेलरी गोल्ड, वो वाला एग्जांपल। कौन से? ज्वेलरी? हाँ। हाँ, सेम थिंग। जैसे अब लेडीज है ना, उनको ज्वेलरी पसंद आती है। तो अगर मान लो किसी ने कोई हार पहना हुआ है, उस हार के अंदर अलग अलग फीचर्स हैं, तो वो एक ज्वेलरी है पर्टिकुलर। सोने का हार है, सिर्फ सोने से बना हुआ है, गोल्ड गोल्ड से बना हुआ सिर्फ। मगर गोल्ड से जो बना हुआ है वो पर्टिकुलर शेप है उसकी। अब अगर सिर्फ गोल्ड का एक हम बोले कि एक हार है, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट हो जाएगा, हमें मालूम पड़ेगा कैसा हार है। वही एग्जांपल्स हैं सारे के सारे। हम आगे आएंगे उसके ऊपर कि कैसे गोल्ड से कैसे बनेगा, अलग अलग और लेवल्स पे बात होगी इसकी। मगर अभी पहले मुझे ये पूछना, क्योंकि टाइम हो रहा है, कि ये यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे फिर बताऊं फिर क्या करना है। जी हाँ क्लियर। ओके, थैंक यू। सो ये जो फर्स्ट लेवल है जहाँ पे वितर्क है, जहाँ पे एक स्पेसिफिक इमेज बनती है, वहां पर हम लोग पहले संप्रज्ञाता समाधि करते हैं। एक ऑब्जेक्ट को लेके उसके बाद फोकस करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, फिर उस जगह पे टिके रहते हैं, और फिर हमारी ऑटोमेटिकली उस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे एंट्री होती है। उस एंट्री में जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो हम जाते हैं, इन्होंने कहा, उस पे विचार लेवल पे, हायर मेंटल पे। हायर मेंटल में मेंटल कॉन्सेप्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो एक प्रिंसिपल होता है। वहां पे कोई क्लियर पिक्चर नहीं होती, मगर एक थॉट होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट होता है। वहां पे सेम प्रोसेस रिपीट होता है। सेम प्रोसेस मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। जैसे मैंने ट्रायंगल बोला, तो या फिर हमने कोई जैसे न्यूटन का लॉ है, कोई भी लॉ, कोई भी फॉर्मूला, किसी के ऊपर भी हमने फोकस करा। हमारे थियोसॉफिकल टीचिंग्स के अंदर बहुत सारे लॉज आते हैं, लॉ ऑफ एवोल्यूशन, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन, लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी, बहुत सारे लॉज आते हैं। किसी भी लॉ के ऊपर, किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर हमने फोकस करा और उसी के साथ में हम जुड़े हुए हैं,
तो जैसे हम उसके साथ जुड़े हुए हैं और सिर्फ वही लॉ रह जाता है, हम उसी पे फोकस करके रखते हैं, तो हम संप्रज्ञाता समाधि अटेन करते हैं हायर मेंटल लेवल पर, और फिर हम उस एब्स्ट्रैक्ट थॉट को छोड़ देते हैं और फिर दोबारा हम फिर असंप्रज्ञाता समाधि में दोबारा एंटर करते हैं, अगर एट ए हायर मेंटल लेवल। फिर हम लोग फिर वेट करते हैं और फिर हम एक थर्ड लेवल पे और एंट्री करते हैं, जिसको इन्होंने कहा है आनंद, जिसको हम थियोसॉफिकल सर सोसाइटी में कहते हैं बुद्धिक लेवल। सर वहां ये पे जो आप हाँ बोलिए ये अनिल जो जी। आप जो आपने विचार का लेवल बोला, जी जी विचार में वितर्क से ऊपर, जी तो जी। विचार में जैसे मान लीजिए कोई किसी का ऑब्जेक्ट है सौरो हम्म और एंगर, हम्म। ये भी विचार के ऑब्जेक्ट माने जाएंगे क्योंकि बिल्कुल इनके बिल्कुल, कोई रूप नहीं ये एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हैं। है। बिल्कुल, ये भी विचार, हाँ ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट, देखिए एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हैं ये, हाँ बिल्कुल माने जाएंगे। हाँ। यस, मैं यही हाँ हाँ, पूछना चाहता था। बिल्कुल, मगर हम लोग प्रेफर करते हैं कि व्यक्ति ट्रूथ, करेज, हाँ, ट्रूथ, करेज, यस, फियरलेसनेस, हाँ हाँ फियरलेसनेस, हाँ हाँ, डिवोशन, इनके ऊपर डिवोशन, फोकस करें। हम लोग हाँ जैसे अब आगे कभी चलेंगे, जब साधना पद पे आएंगे, तो हम कौन से टाइप के, जो जैसे कृष्ण ने एक जगह पे 15-17 ऐसे एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स बताए हुए हैं हाँ जिनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, जिनमें मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे दिया है, सत्य के हाँ ऊपर, हाँ करेज के ऊपर, ठीक है हाँ ना। इस टाइप के बहुत हाँ सारी चीजें हैं, बहुत सारे जिनको हम वर्चूज कहते हैं। वर्चू हाँ वर्ड भी अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है। तो हाँ वर्चूज के ऊपर में से कोई एक वर्चू को ले लीजिए। जैसे एनी बेसन ने कहा है कि अगर हम सत्य को पकड़ के सिर्फ सत्य पे ही ध्यान दें और किसी पे ध्यान ना दें, सत्य को ही जिए, तो हम हाँ लोग की बहुत ज्यादा तेज प्रोग्रेस होगी इस लाइन के ऊपर। अभी हाँ डॉक्टर रंजन ने जैसे अभी चार्ट में बताया है, करेज, सत्य, हाँ करेज, ये सारे पॉइंट्स हैं। हाँ इनके ऊपर जब हम फोकस करते हैं विचार के लेवल पे, तो यहाँ पे भी संप्रज्ञाता समाधि पहले घटती है, फिर हाँ उस विचार को छोड़ना, उस विचार को छोड़ के असंप्रज्ञाता समाधि घटती है, और फिर हम थर्ड लेवल, आगे के लेवल पे एंटर करते हैं, और उसको कहा है इन्होंने आनंद, जिसको हमने कहा है बुद्धि। ये सब माइक्रोफोन वो हाँ क्या, वॉइस शेक हो, हाँ आप वॉइस शेक हो। प्लीज, मैं हाँ राइट राइट, थैंक यू। बोल के प्लीज म्यूट कर लीजिए, बाकी लोगों को शायद आवाज आने में मुश्किल होती है, मेरे को तो आवाज पूरी आती है। तो फिर थर्ड लेवल आनंद पे पहुंचते हैं, वहां सेम प्रोसेस रिपीट होता है, और फिर हम फोर्थ पे पहुंचते हैं, जिसको इन्होंने अस्मिता कहा है, वहां पे भी सेम प्रोसेस रिपीट होता है। उसके बाद जाके, ये अस्मिता के बाद जाके जब फाइनल असंप्रज्ञाता समाधि घटती है, उसके बाद में एंट्री होती है पुरुष के अंदर, जो हमारा इंडिविजुअल मोनाड है, जो हमारी एक्चुअल यूनिवर्सल लाइफ है, जो हमारी लाइफ है, जिससे हम प्रकट हुए हैं, ह्यूमन, जो हमने ह्यूमन किंगडम के अंदर जो हमारी एंट्री हुई थी, हमारी ह्यूमन लाइफ की जो, हम कहेंगे कि हमारी कंप्लीशन हो जाती है, हमारी पूरी मेच्योरिटी हो जाती है एज ए ह्यूमन बीइंग। अब हम ह्यूमन लाइफ को क्रॉस करके डिविनिटी में एंटर कर जाते हैं, जब आखिरी फोर्थ लेवल की असंप्रज्ञाता समाधि को हम क्लियर करके बढ़ते हैं। ये हमारी जर्नी एज ए ह्यूमन बीइंग कंप्लीट होती है। जब तक ये जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, तब तक हम आते रहेंगे। आपने सुना होगा ना बार बार मोक्ष, कि भाई ये बार बार लाइफ एंड डेथ का जो चक्कर चलता है, और उधर बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी आता है कि भाई ये जो चक्र चलता है, व्हील जो चलती है लाइफ एंड डेथ की, ये सारे चक्र ह्यूमन लाइफ के अंदर और बाकी जो दूसरी लाइफ्स भी हैं हमारे से नीचे, एनिमल, प्लांट, सबके अंदर भी चलता रहता है, जब तक हमारी जो चेतना है ये उस लेवल तक ना पहुंच जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉन्सेप्चुअली हमें समझना है। जो हमें नॉर्मली लोग समझाते हैं, जो प्रवचन होते हैं हम सुनते हैं अलग अलग साधुओं की, भाई अब एक बार समाधि घट गई तो आप पहुंच गए, ऐसा नहीं है। 4 बारी ये हमें अटेन करना पड़ेगा, संप्रज्ञाता समाधि, असंप्रज्ञाता समाधि, फिर दोबारा असंप्रज्ञाता समाधि, संप्रज्ञाता समाधि, असंप्रज्ञाता, ऐसे 4 बारी करके हम जब आगे बढ़ेंगे, तब हम एक्चुअल एंटर करेंगे इनटू, इन्होंने जिसको आगे बोला है निर्बीज समाधि। आगे पतंजलि कहते हैं कि ये सारी की सारी, ये चारों जो समाधियां हुई हैं, ये चारों लेवल्स पे जो समाधियां घटी हैं, इनको कलेक्टिवली उन्होंने बोला है सबीज समाधि। और जब इनको क्लियर करके हम फाइनल एंट्री करेंगे पुरुषा के अंदर, हमारी अपनी जो एक्चुअल आत्मा है उसके अंदर जब एंटर करेंगे, उसको इन्होंने कहा है निर्बीज समाधि।
इसलिए जो अभी भाई साहब पहले कह रहे थे हरप्रीत, निराकार, तो निराकार इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि अभी ये जब तक निर्बीज समाधि तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई ना कोई बीज चलता रहेगा और उसकी अपनी शेप साइजेस अलग अलग टाइप की मैनिफेस्टेशन होगी। हमें हमारे को उसके बारे में पूरी डिटेल नहीं बताई है, तो हम इसलिए निराकार वर्ड को अवॉइड करते हैं इस लेवल पे। यहाँ पे इन्होंने बोला है वितर्क, विचार, फिर आनंद और उसके बाद में अस्मिता। तो ये सूत्र के अंदर सर एक मिनट, ये जो जब संप्रज्ञता से असंप्रज्ञता में गया, जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो गया, तो चारों समाधियों में ऑब्जेक्ट ड्रॉप होने वाली जो स्टेट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहा नहीं, हाँ अब केवल अवेयरनेस है, हाँ हाँ तो या कॉन्शियसनेस है, वो तो एक ही है ना चारों में, हाँ 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 हाँ, आप देखिए ना, वो एक ही अभी आप है। देखिए, आप समझिए, अभी हम अगर अभी आज की डेट में अभी इस टाइम पे अगर मैं आंखें बंद करके अपना अवेयर होता हूँ और मेरे मान लीजिए कुछ नहीं है, माइंड पूरा ब्लैंक हो गया, मान लीजिए मैंने ड्रॉप कर दिया ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है, तो मेरी जो अवेयरनेस है वो तो ब्लैंक है। मगर मैं लेवल किस लेवल पे हूँ, जिस लेवल पे मैं मैक्सिमम जा सकता हूँ, और मेरा लेवल लोअर मेंटल, तो लोअर मेंटल के अंदर ही हूँ मैं। अब मैं जब इसको क्रॉस करके हायर मेंटल में जाऊंगा, फिर हायर मेंटल में सेम प्रोसेस को रिपीट करूंगा और फिर वहां पे भी असंप्रज्ञता में जाऊंगा, तो मेरा लेवल होगा हायर मेंटल पे, बिटवीन द हायर मेंटल एंड द बुद्धिक। फिर जब मैं उसको क्रॉस करूंगा तो बुद्धिक में जाऊंगा, होगी तो मेरी ही चेतना, मगर वो बढ़ गई होगी आगे। बच्चा वही है, सेकंड क्लास का एग्जाम पास करता है, थर्ड क्लास में जाता है, थर्ड क्लास का एग्जाम पास करता है, फोर्थ में जाता है, फोर्थ का पास करता है, बच्चा वही है, मगर उसके एक्सपेंशन होती जा रही है कॉन्शियसनेस में, उसके अंदर ग्रोथ होती जा रही है, वो लेवल्स पे लेवल्स पार करते जा रहा है आगे। तो उन सब लेवल्स को लेके आगे चल रहा है, उनके अंदर की मेच्योरिटी, उनके अंदर की जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उनके ऊपर जो मास्टरी है, उन सबको आगे लेके चल रहा है। यस, ये ओके, थैंक यू। ओके ओके सर। तो मेरे ख्याल से आज टाइम हो गया है। माथुर जी आप हैं वहाँ पे? हेलो। हाँ हाँ तो माथुर जी हाँ राजीव, ठीक हमने है। अभी हाँ 17 सूत्र को आज थोड़ा सा बात करी है। नेक्स्ट टाइम ठीक है। आफ्टर 2 वीक्स जब दोबारा होगा, 17 और 18 हम्म, सूत्र को थोड़ा सा रिवाइज करके हम और आगे चलेंगे। ये थोड़ा लोगों को ठीक है। जिसने फर्स्ट टाइम सुना है उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको ग्रास्प करना। मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग उसको देखना चाहें देख सकते हैं, थोड़ा समझना चाहें समझ सकते हैं, पतंजलि योग सूत्र को दोबारा उठा के देख सकते हैं। हम लोग साइंस ऑफ योगा जो हमारे पास में ये जो किताब है ये फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन। जिसको ये चाहिए वो व्हाट्सएप कर दे माथुर जी को, माथुर जी उसको वो फॉरवर्ड कर देंगे इस बुक को, ताकि लोग उसको इजीली ले सकें। मैंने पहले कई बार भेजी थी, फिर से भेज दूंगा मैं। हाँ, पर बहुत हेलो। सारे लोग जो हैं आपके मैं साथ में जुड़े हुए कि नहीं पता नहीं। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, तो माथुर या जी, तो आपको भी भेज दें तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, किसी को मुझे भेज हेलो। देंगे, मैं भी हाँ आगे कर हाँ दूंगा। हाँ, तो ठीक है ठीक है। माथुर जी आप अनाउंस करेंगे नेक्स्ट मीटिंग के बारे में और हाँ हाँ क्लोज कर हाँ। दीजिए। नेक्स्ट मीटिंग वही रहेगी, बुद्धा एंड हिज टीचिंग, और हमारे ब्रदर शरण लेंगे उसको 15 तारीख को, अगले सैटरडे, यही टाइम रहेगा 6 से 7, बुद्धा एंड हिज टीचिंग। और ये नेक्स्ट पार्ट फिर से 22 तारीख को आएगा, और जो आज हम सुन रहे थे ये फिर से कंटिन्यू होगा 2 वीक बाद, मतलब जस्ट अल्टरनेट पे रहेगा। नेक्स्ट वीक बुद्धा एंड हिज टीचिंग, और इसके बाद फिर से पतंजलि योग सूत्र ही रहेगा। किसी को कोई क्वेरीज हो तो पूछ लें प्लीज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ बोलो बोलो अमन बोलो। Would I recommend something, sir? हाँ कर्नल साहब, हाँ कर्नल कैलाश बोल रहे हैं। हाँ जी, राइट राइट, हाँ बोलो जी। सर। जी जी, बोलिए बोलिए सर। The piece Harvey Barnes, actually, I would recommend जो तेमरी जी की बुक है और साइंस ऑफ योग, उसके अंदर असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि सारे की बड़ी डायग्रामेटिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा सारे मेंबर्स उसको पढ़ के आए तो बहुत आराम से समझ आ जाएगा। जो आपने बड़ा अच्छा समझाया, लेकिन प्रैक्टिकली उसको डायग्रामेटिकली समझाया गया उस बुक के अंदर। थैंक यू सर, हम इसी बुक की बात कर रहे हैं और इसी की बात कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।
हेलो सर। सर आपने जैसे 4 स्टेजेस बताई थी। पहली स्टेज में जैसे कंक्रीट सा ऑब्जेक्ट था, दूसरे स्टेज में वो था यानी कि आइडियाज या कोई कंसेप्ट, और थर्ड और फोर्थ स्टेज के अगर आप एग्जांपल दे देते तो थोड़ा सा अच्छा लगता। थर्ड और फोर्थ स्टेज के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा खिंच जाएगा मामला फिर। ओके सर, थैंक यू। मैं तो आज सोच रहा था कि मैं 2-3 सूत्र और कर लूंगा, पर आज इसी में नहीं, कोई बात हाँ, तो अब नेक्स्ट टाइम भी हम ले लेंगे, उसमें हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे उसको, ठीक है अमन? राजीव, एक एक चीज मैं जरा सा ऐड कर दूं। जी जी, बोलिए बोलिए प्लीज। अच्छा, दोस्तों, ये तैमनी साहब का जो ये सूत्र है, जैसे पहला ही सूत्र है योगः चित्त वृत्ति निरोध, जहां से शुरू होता है, तो तैमनी जी का इनका जो हाँ पतंजलि। उनका जो ये पतंजलि का जो सारा ये जो फोकस है वो प्रैक्टिस पर है। तो अब जैसे चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त की वृत्तियां, चित्त हमारा चारों तरफ डोलता रहता है, यहाँ से वहां। भगवत गीता में भी कहा भगवान ने कि उसको वायु की तरह देखते हैं। तो ये सभी हम लोग थ्योरेटिकली तो हम लोग सब एडमिट करते ही हैं, मतलब तभी हम लोग आज यहाँ पर सुन रहे हैं ये प्रवचन को। तो ये इस पर फोकस रहना चाहिए कि हम उसका प्रैक्टिस जारी रखें। और जैसे चित्त वृत्ति निरोध पर, इस पर आगे हम पढ़ रहे हैं, वो भी चलना चाहिए एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ फोकस रहना चाहिए कि प्रैक्टिस में, क्योंकि वो जो अल्टीमेटली प्रैक्टिस में ही, जब सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू ही एक्चुअली सही जानकारी मिल सकेगी और वो जो विषय है वो हमारा अपना हो पाएगा। तो इस पर मेरा आग्रह है सभी श्रोतागण से, और ये अगर ऐसा हम करेंगे तभी हम लॉन्ग रन में पाएंगे कि हमको ज्यादा फायदा हो रहा है। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य ये नहीं है कि हम ज्ञानी हो जाएं। ज्ञानी हो जाना वो उद्देश्य नहीं है राजीव का भी, ना हम लोग का, किसी का। हम लोग का उद्देश्य है कि हमारे जीवन में रूपांतरण हो। तो ज्ञान भी है, ज्ञान एक एस्पेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ, चूंकि अब एक ये बताइए ना, चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, ये क्या पूरे जीवन का चैलेंज नहीं हो सकता है? सारे जीवन बीत जाएगा तब भी जो हम ज्यों के त्यों हो सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि हम लोग उस पर भी फोकस करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, मौका दिए बोलने के। शरण साहब, एक वर्ड है शरण साहब में, त्रिभुवन भट्टागर, एक वर्ड है ध्यानी। ज्ञानी के साथ ध्यानी भी हो जाए, ध्यान लगाए। जी जी, थैंक यू। यहाँ पे राजीव, मेरा ये सोच है कि आप जैसे चल रहे हो धीरे धीरे आराम से, मतलब इसमें हम बहुत जल्दी ना करें इसको, और आगे जैसे आप कह रहे हो ना, अगली बार समझा देंगे तो लोगों को समझ के आगे चलने दें, क्योंकि ये थोड़े से गूढ़ है, मतलब चीजें कई बार हर एक को मतलब नहीं समझ में आएंगी। तो धीरे चलें, इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल है ना? जी जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हो ना, बिल्कुल जी। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ लें प्लीज। राजीव सर, आई एम फ्रॉम उज्जैन, विक्रम लॉज, अरविंद। राजीव सर, दोनों राजीव सर को थैंक्स बहुत बहुत, और माथुर साहब को और गुप्ता जी को। जी सर, मेरे को अभी सेल्फ कल्चर, मेरा एक लेक्चर था लास्ट संडे को, सेल्फ कल्चर 4th and 5th चैप्टर सर, द फंक्शन ऑफ द फिजिकल बॉडी एंड इसका यूज क्या है फिजिकल बॉडी के, इसके बारे में। लेकिन वहां जो सर लास्ट में जो मेरा चैप्टर निकला, उसमें क्वेश्चन था कुछ लोगों का कि जब अपन कुंडली जागृत करते हैं तो हमारी तैमिनी साहब की बुक जो है उसमें हमको कुछ डरा रही है, जबकि जब कुंडली जागृत होती है तो हम लोगों को आनंद का अनुभव होता है, हमारी पीनियल ग्लैंड जो है डेवलप होती है ना सर, और हम जो एक सेल्फ रियलाइजेशन के लिए और आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुंडली जागृत करने से हमको तैमिनी साहब की बुक भी डराती है, और जो अच्छे हमारे परफेक्ट मैन हैं, सदगुरु हैं, वो भी हमको कहते हैं कि नहीं, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो प्लीज क्लैरिफाई दिस पॉइंट्स नाउ। सर थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर बड़ा सिंपल है। कुंडलिनी एक फोर्स है जो हर एक व्यक्ति के अंदर डॉर्मेंट है, और ये डॉर्मेंट फोर्स इतनी स्ट्रांग फोर्स है,
इतनी ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स है कि इसको सिर्फ एक अकम्प्लिश योगी जिसने समाधि को टेस्ट कर लिया है और अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, उसी को ही जागृत करनी चाहिए। जब तक माइंड कंट्रोल में ना आए, हमने जो चारों लेवल की समाधियों की बात करी है, वितर्क लेवल जब तक उसने क्रॉस नहीं करा है, प्रेफरेबली अगर उसने ये विचार लेवल भी क्रॉस कर लिया हो तो और भी अच्छा है। पूरे माइंड पे जब कंट्रोल आ गया हो तो ही उसके बाद कुंडलिनी जागृत करनी चाहिए। और इनफैक्ट जो गुरु होता है वो तभी ही करवाता है, उससे पहले वो भी नहीं करवाता है। कुंडलिनी के अंदर क्या होता है कि जो फोर्सेस हैं, जो फोर्स है कुंडलिनी अपनी, वो फोर्स को डायरेक्ट करना पड़ता है अलग अलग चक्रों से। और जैसे आपने कहा, जब वो पीनियल ग्लैंड पे पहुंचती है, जब ऊपर की तरफ पहुंचती है, तो उस व्यक्ति के अंदर ऐसे चेंजेस और ऐसी पावर्स उसको लेके आ जाती है, दे देती है कि वो उसको उस एनर्जी को कंट्रोल करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता अगर उसका ऑलरेडी माइंड पे कंट्रोल ना हो। तो ये वैसे ही है, छोटे बच्चे के हाथ में मशीन गन पकड़ा देना, वो अपने को भी मारेगा, दूसरों को भी मारेगा। तो इसलिए ये इस कुंडलिनी के लिए डिस्करेज करा जाता है, सिद्धियों को पाने के लिए डिस्करेज करा जाता है। इसमें कार्मिक भी इम्पैक्ट पड़ता है। कोई व्यक्ति अनचाहे भी किसी और को नुकसान पहुंचा दे तो कर्म तो उसका जनरेट हो गया। तो जब व्यक्ति के पास में पावर ज़्यादा होती है तो उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे ज़्यादा होता है, और जब वो ज़्यादा होता है तो उसका कर्म भी ज़्यादा आता है। जब तक हमारे को पावर जो हमारे पास है उसको कंट्रोल करने ना सीखें, नई पावर को लेके अपने साथ में आना खतरनाक मामला है। कुंडलिनी जागृत करना भी खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है इनिशियल स्टेजेस में, जब तक माइंड पे कंट्रोल ना आ गया हो। जब माइंड पे कंट्रोल आ जाए उसके बाद में गुरु या सीनियर डिसाइपल, जैसे लेडबीटर साहब के साथ में हुआ था, CW लेडबीटर की कहानी आप पढ़ें, हाउ थियोसफी केम टू मी, एक छोटी सी किताब है, फ्रीली अवेलेबल है anandgolap.net पे। उसमें वो कहते हैं कि गुरु जो थे, जो मास्टर KH हैं, हमारी थियोसफिकल सोसाइटी के जो इंस्पायरर हैं, वन ऑफ द 2 गुरुज महात्मास, वो खुद आए, उन्होंने बोला भाई देखो आप नई टाइप की मेडिटेशन तुम करना स्टार्ट करो, और इसमें 40 दिन लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली। उनके सीनियर डिसाइपल्स ने उनको गाइड करा और वो लेडबीटर साहब ने कुंडलिनी को रेज करा। अब होता क्या है कि कुंडलिनी के जो एक तो ऑथेंटिक जो मेथड्स हैं वो बताए नहीं गए हैं, वो सीक्रेट हैं, मगर कुछ कुछ चीज़ें लीक हो चुकी हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्रेथ का काम है, सांस का काम है। जो अगर आप पढ़ेंगे राजयोग स्वामी विवेकानंद के राजयोग के अंदर वो थोड़ा सा उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कुंडलिनी को जागृत करा जा सकता है। जो डॉर्मेंट होती है कुंडलिनी, पहले